नमस्कार, आज की बात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बलिया से खबर, जहां फेफना से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई पर हमला हुआ है। वैना गांव के नगीना नगर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी जिसके बाद घायल हो गए हैं। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे को भी तोड़ दिया है। देखिए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया गया है, शीशे को तोड़ दिया गया है। फेफना से बीजेपी प्रत्याशी हैं उपेंद्र तिवारी, जिनके बड़े भाई पर यह हमला हुआ है। वैना गांव के नगीना नगर के पास यह हमला हुआ। मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी जिसके बाद घायल हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए हैं। अब इसके पीछे मंशा क्या थी, जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। बहरहाल ये बड़ी खबर बलिया से आपको बता दें, जहां फेफना से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई पर हमला हुआ है। वैना गांव के नगीना नगर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई इस हमले के बाद घायल हो गए हैं। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। ये देखिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी की ये तस्वीर है जिस पर हमला हुआ और इस दौरान उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी घायल भी हो गए हैं। पूरे मामले पर पुलिस तहकीकात करने में बहरहाल जुटी हुई है। तो बलिया से मामला सामने आया, जहां बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई पर हमला हुआ है। हमले का कारण क्या रहा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वैना गांव के नगीना नगर के पास हमला हुआ, जहां उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी इस हमले के बाद घायल हो गए हैं। हमलावरों ने उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी जिनके बड़े भाई पर यह हमला हुआ है। वैना गांव के नगीना नगर के पास यह हमला हुआ। हमलावरों ने कार के शीशे भी तोड़ दिए और इस हमले के दौरान उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी भी घायल हो गए हैं। और अजय ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर मिल पाई है? क्या पुलिस अभी तक कुछ तहकीकात कर पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी जो चुनाव प्रचार में संलिप्त थे और उसी दौरान कुछ लोगों से वाद विवाद हो गया और जिसको लेकर उन लोगों ने गाड़ी पे हमला कर दिया। इससे उपेंद्र तिवारी के भाई दिनेश तिवारी को चोट आई है। साथ में 3 अन्य लोग भी चोटिल हैं और इस मामले में हालांकि अभी पुलिस पूरी जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन मोदी कार्यक्रम का हवाला देते हुए कि हम व्यस्त हैं अभी। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जो हमला हुआ, हमला किसने किया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? इसके बारे में तो जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो है कुछ लड़के खड़े थे। उपेंद्र तिवारी के भाई जब प्रचार करने जा रहे थे तो उन लोगों ने कुछ अपशब्द कहा, उनमें से कुछ लोगों ने। उसके बाद से इन्होंने दिनेश तिवारी ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला, इस तरह आपको नहीं बात करना चाहिए। उसको लेकर के विवाद बढ़ गया और विवाद के बाद से वो लोग इकट्ठे होकर उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। चलिए ठीक है, शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बस्ती में भाजपा और सपा के दिग्गज नेताओं की रैली होनी है। अमित शाह आज कप्तानगंज विधानसभा में रैली करेंगे। अमित शाह बस्ती में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव भी बस्ती में चुनावी रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे अखिलेश यादव बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो छठे और 7वें चरण के लिए प्रचार लगातार जारी है। इसी बीच अमित शाह आज कप्तानगंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्ती में भी उनकी चुनावी जनसभा होगी। अखिलेश यादव भी दूसरी तरफ बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे करीब अखिलेश यादव को बस्ती पहुंचना है, जहां उनकी चुनावी रैली होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार हर एक चरण में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए हैं। छठे और 7वें चरण का मतदान होना अभी बाकी है, जिसके लिए प्रचार में अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने झोंक दी है। तो 22 में बाइसिकल वाला संकल्प क्या है, ये भी जरा समझिए। 3 जिलों में प्रचार आज अखिलेश यादव करते हुए नजर आएंगे, जहां अंबेडकर नगर है, संत कबीर नगर है। इसके अलावा बस्ती में अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। आज वो जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। अंबेडकर नगर में 3 रैली अखिलेश यादव को करनी है। इसके अलावा बस्ती के पॉलिटेक्निक मैदान में भी जनसभा को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे।
संत कबीर नगर में भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन संत कबीर नगर में भी होना है। तो ये पूरा कार्यक्रम अखिलेश यादव का रहने वाला है। 22 में बाइसिकल वाला संकल्प है। लगातार अखिलेश यादव कई जगहों पर पहुंचने वाले हैं और जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, बस्ती में जनसभा आज होनी है। बलराम पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, अखिलेश यादव के कई सारे कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे दिन का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है? देखिए, अगर बात की जाए पूर्वांचल की तो बस्ती जिला जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज अखिलेश यादव बस्ती पहुंचेंगे। उसके बाद जस्ट बस्ती से ही लगे हुए जिले संत कबीर नगर में भी जाएंगे और अंबेडकर नगर जाएंगे। तीनों जिलों में वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल में एक के बाद एक जनसभा कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अखिलेश यादव माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो 2012 का इतिहास था समाजवादी पार्टी का, उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, चाहे वो अयोध्या हो चाहे बस्ती हो, इन जिलों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस बार पूरी कोशिश है कि वो इस बार इस तिलिस्म को तोड़े और 2012 के इतिहास को वो खुद दोहराए। इस वक्त हम बस्ती में मौजूद हैं, उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर अखिलेश यादव की जनसभा होनी है। आप देख सकते हैं जनसभा को लेकर के भव्य तैयारी की गई है और लगभग 2 बजे यहां पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और यह माना जा रहा है कि बस्ती से आज अखिलेश यादव हुंकार भरेंगे छठे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल में लगातार अखिलेश यादव एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बस्ती में आज दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी कप्तानगंज में जनसभा करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के शीर्ष नेता बस्ती और संत कबीर नगर में हुंकार भरेंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती में 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभाओं पर 2017 में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज कई सारी उनकी सभाएं होनी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार पूर्वांचल में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। शाह का मिशन पूर्वांचल क्या है वो भी जल्दी से समझिए। 5 रैली अमित शाह को आज करनी है। गोरखपुर में सीएम योगी के लिए रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर में अगले फेज यानी कि छठे चरण में चुनाव होना है। टाउन हॉल से इस रोड शो की शुरुआत होगी। इसके बाद कुशीनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। संत कबीर नगर की मेहंदावल विधानसभा में भी रैली संबोधित करनी है अमित शाह को। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्ती की कप्तानगंज सीट पर भी रैली करेंगे। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव ताबड़तोड़ दौरे करेंगे, दूसरी तरफ अमित शाह भी मिशन पूर्वांचल पर है। लगातार उनकी जनसभाएं होंगी, रोड शो होंगी और रोड शो की शुरुआत गोरखपुर से होगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज और गोरखपुर में जनसभा की। इस दौरान अखिलेश ने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए भाजपा और उसके उम्मीदवारों पर हमला भी बोला और तंज भी कसा। आप सुनिए। अरे बीजेपी वालों की जमानत नहीं जब्त की तो क्या जिताया आपने? और इनके नेताओं को आपने नहीं देखा कैसे वोट मांग रहे हैं बीजेपी के नेता। एक नेता तो दंडवत हो गया, जनता से माफी मांग रहा है। एक नेता कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। और आपने वो भी देख लिया होगा, एक नेता वोट के चक्कर में तेल मालिश कर रहा है। बताओ, ये बीजेपी की हालत हो गई, ये डबल इंजन की हालत हो गई।
वहीं 5वें चरण के चुनाव खत्म होने के बाद दिग्गजों ने 6वें और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इधर योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोड शो किया। अखिलेश यादव के रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ी। जहां से रोड शो निकला वहां पर फूल भी बरसाए गए। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की और जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गोरखपुर अखिलेश यादव पहुंचे थे और वहां पर उनका रोड शो हुआ था। और ये शहर तो लगता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आज पता लगा कि ये विकास से क्यों नफरत करते हैं। आज पता लगा कि ये सफाई से क्यों नफरत करते हैं। ये सफाई से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि ये विकास पसंद नहीं करते हैं। बताओ, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विकास से चिढ़ते हैं, विकास से नफरत रखते हैं। तो पूर्वांचल में लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार जारी है। चाहे बात सौगातों की कर ले या फिर चुनाव प्रचार की कर ले, प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूर्वांचल की कमान संभाल रखी है। आज 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। महाराजगंज और कुशीनगर के लिए हुंकार भरेंगे। बलिया में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा होनी है। तो 6ठे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे। पूर्वांचल की कमान संभाल ली है। 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जहां महाराजगंज और कुशीनगर के लिए प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बलिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा होनी है। तो आज महाराजगंज, कुशीनगर और बलिया में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराजगंज और कुशीनगर की संयुक्त रैली आज होनी है। आपको ये भी बता देते हैं कि पूर्वांचल फतेह की आखिर तैयारी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने की है। 2 रैली प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। पहली जो रैली होगी वो महराजगंज में होगी। महराजगंज, कुशीनगर में जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दूसरी जो रैली है बलिया में होनी है। बलिया में संबोधन होगा प्रधानमंत्री का। बलिया की सभी सीटों पर नजर होगी क्योंकि 2017 में बलिया में क्लीन स्वीप किया था। बलिया से ही प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ भी किया था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। सनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पूरे कार्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। सनुज, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, कई रैली भी होनी है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री की 2 रैली है, एक तो महाराजगंज में है और दूसरी बलिया में होनी है। बलिया के जिस बहरमपुर में ये रैली होनी है उसी स्थल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ देखिए कि प्रधानमंत्री की इस विशाल जनसभा को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं बलिया में वो पूरी कर ली गई हैं। बलिया में 7 विधानसभा सीटें हैं और अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में थी, एक समाजवादी पार्टी और एक बीएसपी को मिली थी। इस बार पूरी कोशिश है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से यहाँ आएंगे तो तमाम जो 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और आज फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पौराणिक की बात हो, ऐतिहासिक की बात हो, धार्मिक की बात हो, पूरी तरीके से बलिया अपने आप में महत्वपूर्ण है। भृगु ऋषि, वाल्मीकि ऋषि यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर ही भृगु संहिता लिखी गई थी, इसलिए भी इस स्थली का जो महत्व है वो सबसे अहम हो जाता है। और जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था उसके जो जनक थे वो भी यहाँ से थे, शहीद मंगल पांडे जी और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, राष्ट्रकवि रहे हैं, वो भी यहाँ से थे। तो बलिया का जो रोल है वो पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी अहम होता है। और यहाँ सबसे जो हॉट सीट है मैं उसके लिए बताना चाहूंगा, बासडी जो यहाँ की सबसे हॉट विधानसभा सीट है, ये कभी बच्चा पाठक रहे थे, 7 बार यहाँ से विधायक रहे थे लेकिन उसके बाद पब्लिक ने उनको नकार दिया। 2012 में यहाँ से राम गोविंद चौधरी चुनाव जीते, 2017 में यहाँ से चुनाव जीते और नेता बलिया के जो समीकरण है बेहद दिलचस्प है और जिस तरीके से आपने भी बताया 2017 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से जीती थी और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि 5 सीटें तो जीते ही जीते, इसके साथ साथ जो 2 सीट बच गई थी वहां पर भी जीत दर्ज करे। शुक्रिया आपका जानकारी।
वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत 1156 लोगों की वतन वापसी की कोशिश लगातार जारी है। 1000 अन्य लोग यूक्रेन बॉर्डर को पार कर चुके हैं। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड से रास्ते निकाले जा रहे हैं। भारतीयों को इस रास्ते से निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत 1156 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। 1000 अन्य लोग हैं यूक्रेन बॉर्डर को जो पार कर चुके हैं। इसके अलावा रोमानिया, हंगरी, पोलैंड से रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा है। और अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। अविनाश, अगर देखें तो लगातार सरकार की ओर से जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की तैयारी है। आज क्या जानकारी है? 1000 अन्य लोग भी बॉर्डर को पार कर चुके हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अब तक 5 एयर इंडिया की फ्लाइट भारत वापस आ चुकी है। तमाम सारे जो छात्र हैं उनको लेकर के तकरीबन 1200 के करीब छात्र अभी तक वापस आ चुके हैं भारत। और जो छात्र यूक्रेन से रोमानिया और हंगरी और इसके अलावा पोलैंड पहुंच चुके हैं उनको भी वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार फ्लाइट को ऑपरेशन कर रही है, फ्लाइट का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की रैली से जैसे ही लौटे उसके बाद दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक बुलाई और उसमें पूछा कि कितने छात्र अब तक वापस आ चुके हैं, कितने यूक्रेन से अन्य देशों में पहुंच चुके हैं, उनको लाने की क्या व्यवस्था है और जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालने की किस तरीके से व्यवस्था है। इसको लेकर विस्तृत जानकारी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से ली और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अपनी ओर से हिदायत भी दी कि तमाम तरह जो छात्र हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। और इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय लगातार तमाम सारी फ्लाइटों का संचालन कर रहा है। और दिल्ली की अगर बात करें तो अब तक 4 फ्लाइट लैंड कर चुकी है जिसमें तमाम सारे छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। आज लगातार कोशिश अविनाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत लोगों को वापस बुलाया जा रहा है।